तो हम लोग आज एसी सर्किट में उन कंडीशन को पढ़ेंगे जब हम डिवाइस को ग्रुप करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्या पढ़े थे कि जब प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा, और उन्हीं सारे रिजल्ट को हम आगे यूज भी करने वाले हैं। तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, पिछले वाला रिजल्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। देख लें, चलिए तो बात कर लेते हैं। 3 सर्किट होता था, एक प्योरली, हर बार क्यों प्योरली लिखे, तो डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, रेसिस्टिव सर्किट। रेसिस्टिव सर्किट का मतलब क्या होगा बाबू, वो सर्किट जिसमें रेसिस्टर लगा होगा ना बाबू। दूसरा था कैपेसिटिव सर्किट, और तीसरा था प्योरली इंडक्टिव सर्किट ना बाबू। कौन कौन सा सर्किट हम लोग पढ़े थे पिछले दिन, रेसिस्टिव सर्किट, कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट। ठीक, रेसिस्टिव सर्किट में क्या होता था कि सिर्फ एक रेसिस्टर लगा होता था, और ऑफ कोर्स एसी सोर्स का होना तो जरूरी है ही ना बाबू, जिसका V नॉट साइन ओमेगा टी ना बाबू। इसमें क्या होता था, एक कैपेसिटर लगा होता था, एसी सोर्स कैपेसिटर हम कैपेसिटी मान लेते हैं, ठीक। और ये हो गया V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। और इंडक्टर में हम लोग क्या लगाते थे बाबू, एक इंडक्टर लगाते थे, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये तीनों सर्किट के बारे में हम लोग पढ़े थे। इन तीनों सर्किट में हम बोले थे कि अगर आगे आपको समझना है और बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना है, तो आपको 3 बात का क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। पहले कि इसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। क्या होता है बाबू, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, है ना। और सेम फेज में है तो हम लोग इसका फेजर जो है वो ऐसे बनाएंगे कि करंट भी इधर और वोल्टेज को रेड से दिखा देते हैं, वोल्टेज भी इधर ही, ठीक, दोनों सेम डायरेक्शन में। ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बच्चा, जल्दी बताओ तो अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है तो करंट का ग्राफ इसके साथ साथ चलेगा, यानी जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा, और जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा, यानी इस तरह से चलेगा। तो ये करंट हो गया और ये वोल्टेज हो गया, ध्यान रखोगे ना। यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना होता है बाबू, जल्दी बता दो, जीरो होता है फेज डिफरेंस, और इसलिए जो पावर फैक्टर है cos फाई वो कितना होगा, 1 होगा। किसमें, जब हमारा सर्किट प्योरली रेसिस्टिव होगा तो, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटिव होगा, तो कैपेसिटिव होगा तो फेज डिफरेंस 90 होता है, यानी 90 का फेज डिफरेंस होता है। पर इसमें आगे कौन रहेगा 90 डिग्री से, तो बाबू अगर हमारा कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट आगे होगा, और अगर इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज आगे होगा। तो इसमें क्या होता है बाबू, करंट लीड वोल्टेज बाई 90 डिग्री, और क्या बाबू पाई बाई 2। कोई दिक्कत, इसका मतलब है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये अगर करंट है तो वोल्टेज 90 डिग्री क्या रहना चाहिए, पीछे रहना चाहिए, क्योंकि अगर करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज पीछे जाएगा। तो इसका फेजर कुछ ऐसा बनेगा ना बाबू, कैपेसिटिव वोल्टेज। कोई दिक्कत, चलिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा छोटू, जल्दी बताओ तो ये तो हो गया हमारा वोल्टेज का ग्राफ, पर जो करंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए। आगे होना चाहिए मतलब ये अब मैक्सिमम पहुंचा, लेकिन ये 90 डिग्री पहले पहुंच जाएगा, यानी ऐसे चलेगा ग्राफ ने बाबू, ठीक। ये हो गया वोल्टेज का ग्राफ, ये हो गया करंट का ग्राफ। यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना का है, 90 डिग्री का, और इसलिए जो पावर फैक्टर होगा वो 0 हो जाएगा। याद रखोगे ना, इतना चीज याद रखोगे, आपको आगे का सारा जो सर्किट पढ़ाने वाले हैं वो आसानी से हो जाएगा। पर अगर आप ये 3 बात ध्यान रखोगे तो तीनों बात इसमें क्या होता है बाबू, इसमें वोल्टेज लीड करता है। क्या करता है, वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड करंट बाई 90 डिग्री और पाई बाई 2। इसका मतलब ये रेडियन में हो गया पाई बाई 2 ना बाबू। इसका मतलब है कि अगर करंट इधर है तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे होगा, 90 डिग्री आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज ना बाबू, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा इंडक्टिव वोल्टेज। कोई दिक्कत, चलिए अब अगर हम फेजर ग्राफ बनाएं तो क्या होगा बाबू, तो ये तो हो गया हमारा वोल्टेज का ग्राफ, करंट का ग्राफ क्या होना चाहिए 90 डिग्री पीछे, ठीक। इसका मतलब नीचे से शुरू होगा, क्योंकि जब ये 0 हुआ है ना उसके 90 डिग्री बाद ये 0 होना चाहिए। बड़ा अच्छा देखने लगता है ना ग्राफ कैसे चल रहा है, ठीक। इसमें भी फेज डिफरेंस कितना होगा बाबू, जल्दी बता दो, 90 डिग्री का, और पावर फैक्टर कितना होगा 0। क्या इतना चीज आपको पहले से याद है,
अगर ये याद है तो हम लोग अब ग्रुपिंग करके पढ़ेंगे और हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर आप फिर से बता रहे हैं कि इन सब चीज को याद रखने के लिए ना आपको बस ये 3 बात ध्यान रखना है, ठीक, कि रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, ठीक, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है और इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करता है। बस ये 3 बात आप ध्यान रखोगे तो ये भी बना लोगे, ये भी बना लोगे और ये भी आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। पर आपको क्या रखना है, 3 बात। ये 3 बात अभी आप बोलो कि गॉड प्रॉमिस याद है तब हम आगे बढ़ेंगे, तो याद है ना। चलिए, अगर ये 3 चीज याद है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी सर्किट को स्टडी कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से मिटाते हैं और हम लोग फिर से अब ग्रुप करके पढ़ते हैं। पहले हम इंडक्टर रेसिस्टर सर्किट पढ़ लेंगे, फिर कैपेसिटर रेसिस्टर सर्किट पढ़ लेंगे, इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट पढ़ लेंगे और फिर तीनों मिला के एलसीआर सर्किट पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत, तो मिटा दें इसको। लेते हैं कौन, रेसिस्टर कैपेसिटर सर्किट, फिर आगे आगे बात करेंगे, ठीक। तो चलिए हेडिंग दे देते हैं रेसिस्टर कैपेसिटर सर्किट, रेसिस्टर कैपेसिटर सर्किट। तो हम एक ऐसे सर्किट की बात करेंगे जिसमें एक वो रेसिस्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। तो बाबू हम लगा देते हैं, ये हमारा एक बन गया रेसिस्टर और इसके साथ हम लगा दिए हैं एक कैपेसिटर और साथ में हम अप्लाई करेंगे एसी सोर्स। ये हमारा हो गया रेसिस्टर और ये हो गया कैपेसिटर। यहाँ पर हम आई बराबर ले लेते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत, यहाँ पर बाबू कौन सा वोल्टेज होगा, रेसिस्टिव वोल्टेज, और ये हो जाएगा कौन सा वोल्टेज बाबू, कैपेसिटिव वोल्टेज। कोई दिक्कत है, हाँ बाबू जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए, आपको पता है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाए, फेजर बनाए, इसको हम सारा को फेजर से सॉल्व करेंगे। पहले से हम सारा चीज पढ़ चुके हैं, ठीक। तो बाबू करंट अगर इधर है तो आप बताइए कि जो ये वोल्टेज होगा वी आर वो किधर होगा, सेम लाइन में, जिसकी वैल्यू कितना होगा बाबू, आई इंटू आर। क्लियर है कि नहीं, पहले पढ़े हुए। पर जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा वो किधर होगा, कैपेसिटर में कौन लीड करता है, करंट की वोल्टेज, करंट, यानी वोल्टेज पीछे होगा, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे, यानी ये हो गया हमारा वी सी। ये क्या हो गया बाबू, वी सी। क्लियर है ना। और वी सी की वैल्यू कितनी होगी बाबू, जल्दी बता दो। तो आई इंटू एक्स सी, कैपेसिटर का रेसिस्टेंस, कैपेसिटर के रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कोई दिक्कत, ये दोनों बात याद है ना। चलिए गुड, आप लोग गॉड प्रॉमिस बोले थे, याद है ना, ठीक। तो ये हो गया ना। अब अगर हम नेट वोल्टेज की बात करें तो किधर होगा, जल्दी बताओ तो। आप लोग पैरेललोग्राम लोग पढ़े थे वेक्टर में, ये हमारा कौन सा होगा बाबू, नेट वोल्टेज वी। जो वी का वैल्यू क्या होगा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है ये होगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। क्लियर है, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, यानी वी बराबर हो जाएगा रूट अंडर आई इंटू एक्स सी का स्क्वायर प्लस आई इंटू आर का स्क्वायर। मुझे लगता है आई कॉमन हो सकता है, क्या आप लोग को भी लग रहा है। चलिए, अगर हम आई कॉमन लेंगे तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई बाहर हो जाएगा बाबू, रूट अंडर के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स सी का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। आई करते हैं तो वी बटा आई बराबर क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर। अच्छा, वी बाई आई क्या होता है, रेसिस्टेंस ना। ये आ गया इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ये किसकी वैल्यू आ गया, इफेक्टिव रेसिस्टेंस किसका बाबू, जल्दी बताओ। आरसी सर्किट का। और इस इफेक्टिव रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, एम्पीडेंस। और किससे डिनोट करते हैं, जेड से, ठीक। तो आरसी सर्किट का जेड का वैल्यू कितना आया बाबू, जल्दी बताओ। रूट अंडर एक्स सी, एक्स सी होता है 1 बटा ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक। और इफेक्टिव वोल्टेज कितना होगा बाबू, इतना होगा। क्लियर है ना। और ये निकल गया इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ये निकल गया इफेक्टिव वोल्टेज। अब फेज डिफरेंस कितना होगा वोल्टेज अथी के बीच में, तो ही ना फाइव है। अभी फाइव का वैल्यू निकाले पक्का। चलो, तो बाबू tan फाइव बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बाबू, वी सी, बेस कौन हो जाएगा बाबू, वी आर। बता दीजिए बाबू, tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई इंटू एक्स सी बटा आई इंटू आर। आई से आई गया तो tan फाइव बराबर 1 बटा ओमेगा सी आर। का है बच्चा, एक्स सी का बटा 1 बटा ओमेगा सी, तो ओमेगा सी आर। क्लियर है कि नहीं है। चलो, या फिर आप लिख सकते हो tan फाइव बराबर एक्स सी बटा आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर फाइव बराबर पूछे तो tan इनवर्स एक्स सी बाई आर। ये किसका वैल्यू निकला, फेज डिफरेंस का।
किसका वैल्यू निकला? फेज डिफरेंस का। किसमें? आरसी सर्किट में। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है आरसी में बाबू? उसका फेजर बताओ, बता दोगे बना के? दूसरा चीज क्या पूछा जा सकता है बाबू कि इफेक्टिव वोल्टेज कितना होगा? हालांकि ये उतना नहीं पूछा जाता है जितना ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। बिहार बोर्ड का फेवरेट चीज है ये पूछने का कि बाबू इसका एम्पीडेंस क्या होगा। ठीक, तो जेड बराबर 1/ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रूट अंडर एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। नहीं बच्चा, आपसे फेज डिफरेंस पूछेगा। क्या पूछेगा? फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे बाबू? तो ये ग्राफ जो बनाया ना उसी से निकल जाएगा। तो tan फाइव बराबर क्या बाबू? VC बाई आर। ठीक, VC का वैल्यू आई एक्सी और इसका वैल्यू आई आर, तो आई आई कैंसिल, तो एक्सी बाई आर, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से लिख सकते हो, ऐसे भी ऐसे भी, कोई दिक्कत? अब इससे पूछेगा ना कि बताइए पावर फैक्टर कितना होगा। तो बाबू पावर फैक्टर तो होता है cos फाई। पावर फैक्टर क्या होता है छोटू, जल्दी बता दो? cos फाई। कौन बताएगा cos फाई का वैल्यू? अगर tan फाई का वैल्यू पता है तो मुझे लगता है कि तुम लोग cos फाई का वैल्यू भी निकाल लोगे। कैसे बाबू? तो बाबू आपको पता है कि बेस बटा हाइपोटेनस, तो बेस हो गया आर। बेस कौन हो गया? अरे वी आर ना। बेस कौन हो गया? वी आर, रेसिस्टेंस वाला। और हाइपोटेनस क्या होगा? तो इन दोनों के स्क्वायर का रूट यानी नेट वोल्टेज। ठीक, यानी रूट अंडर वी आर का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। ठीक, अगर हम ऊपर लिखे वी आर और नीचे अगर जो लिखेंगे तो हम काट के लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, आई कॉमन होकर कट जाएगा। ठीक, और अंदर रूट हो जाएगा तुम्हारा एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये क्या निकल गया बाबू तुम्हारा, बता दो तो? पावर फैक्टर। तो आपको बिहार बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से दो ही चीज पर ध्यान देना ज्यादातर। ठीक, इस पर पावर फैक्टर का, हर सर्किट का। ठीक, और ज्यादा चीज के बारे में आपको सोचना नहीं। क्या इतना समझ में आया? अगर वो तीनों चीज पहले से तुमको पता है, कौन कौन, कि किसमें करंट बढ़ता है लीड करता है, किसमें करंट लेग करता है, किसमें वोल्टेज लीड करता है, किसमें वोल्टेज लेग करता है, और उसका फेजर बनाना, तो आप बाकी सर्किट आपके लिए क्या होने वाला है? आसान होने वाला है। इंडक्टर सर्किट क्या पढ़ने वाले बाबू? रेसिस्टर इंडक्टर सर्किट, यानी ऐसे सर्किट की बात करने वाले हैं जिसमें एक रेसिस्टर और एक इंडक्टर लगा होगा। तो बना ले फिगर जल्दी से। ये क्या लग गया बाबू, जल्दी बता दो? रेसिस्टर। और ये हम क्या लगा दिए बाबू? इंडक्टर। और हमें लगाना होगा एक एसी सोर्स। मान लेते हैं इसकी वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बाबू आपको पता है कि कुछ वोल्टेज रेसिस्टर के बीच होगा और कुछ वोल्टेज इंडक्टर के बीच होगा। कोई दिक्कत? पर हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर में वोल्टेज लैग करता है। इंडक्टर में वोल्टेज लैग करता है, मारेंगे नाक तोड़ देंगे। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। कुछ भी, हाँ, बस वो एक शब्द होता है कोरस करना। ठीक, वो जो जहां पर म्यूजिक होता है ना, तो पीछे से नहीं बोलता। ठीक, तो तुम लोग भी वही हो, उससे ज्यादा कुछ। उसको कुछ पता नहीं कि सामने आगे वाला क्या गा रहा है, बस पीछे पीछे उसके क्या करना है, राग मिला देना है। ठीक, तो इसीलिए चलो ध्यान दो इधर। तो बाबू ध्यान दो, ये वोल्टेज क्या करेगा? लीड करेगा, और ये वोल्टेज तो सेम फेज में होगा। तो अगर हम इसका फेजर बनाए तो क्या होगा बाबू? ये मान लेते हैं हम रेड से दिखा दिए करंट, तो ये है हमारा करंट। वोल्टेज क्या होगा छोटू? तो वी आर तो यही लाइन में होगा। वी आर क्या होगा? पर वी एल ऊपर लीड करेगा ना। तो कितना इंटेलिजेंट हो तुम लोग। ये क्या हो गया बाबू? वी एल। अगर नेट वोल्टेज हमको निकालना है किधर होगा छोटू, जल्दी बता दो? यही होगा ना वी। हाँ, और वी और आई के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं फेज डिफरेंस, हाई। तो चलो हम वी निकालें, नेट वोल्टेज कितना होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि नेट वोल्टेज हो जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। एक बात तो निकल गया नहीं बच्चा? आगे अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो वी बराबर, तो ये हो जाएगा आई इंटू एक्सएल का स्क्वायर, ये तो आर होगा, और ये हो जाएगा आई इंटू एक्सएल का स्क्वायर। ठीक, तो वी आई कॉमन हो जाएगा, आई स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो वी आई बाहर निकल जाएगा और रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो आई से चला जाएगा तो वी बटा आई, जो कि क्या होगा बाबू? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब बाबू ये क्या बता रहा है, जल्दी बता दो? इफेक्टिव रेसिस्टेंस। इफेक्टिव रेसिस्टेंस जिसे हम क्या बोलते हैं छोटू? जेड से डिनोट करते हैं।
तो हमारा जेड कितना निकल गया जल्दी बताओ, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। पर इसको हम अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं, जैसे जेड बराबर ये हो जाएगा आर स्क्वायर और एक्सएल को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा एल का होल स्क्वायर ना बाबू। तो जेड बराबर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल का स्क्वायर है बाबू, ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिखते हैं। तो कहने का मतलब आपको ध्यान देना है कि सर आप तो ऐसे लिखाए थे, ऑप्शन में ऐसे था, तो बाबू रह सकता है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, ठीक, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक, ये हो गया जेड, क्लियर है, तो आप कर लोगे ना। तो ये हमारा दूसरा चीज निकल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, फेयर डिफरेंस। कैसे फाइंड करेंगे बाबू, तो हम लिखेंगे tan फाई, तो tan फाई बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया VL, बेस हो गया VR। इसको हम लोग लिख सकते हैं I इंटू एक्सएल और इसको लिख सकते हैं I इंटू R, I से I गया, तो tan फाई बराबर क्या बाबू एक्सएल बाई R। तो कहने का मतलब ऑप्शन ये भी हो सकता है, ऑप्शन ये भी हो सकता है, या फिर आपको चेंज करके भी दिया जा सकता है, जैसे tan फाई बराबर ओमेगा एल बाई R, या फिर फाई बराबर लिख रहे हैं तो बाबू tan इनवर्स आप लिख सकते हो VL बाई VR, या फिर tan इनवर्स एक्सएल बाई R, या फिर tan इनवर्स कितना बाबू जल्दी बता दो, ओमेगा एल बाई क्या R। तो आपको किसी भी फॉर्म में क्या रह सकता है, दिया हुआ रह सकता है। अगर आपसे पूछे पावर फैक्टर, क्या पूछे बाबू, cos फाई, तो ये बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस। तो यहां से गौर से देखो तो बेस हो गया VR और हाइपोटेनस हो गया V ना, तो VR बाई V, VR मतलब क्या बाबू IR, और V बराबर I इंटू जेड लिख सकते हैं, I इंटू जेड का है इफेक्टिव रेसिस्टेंस, I कैंसिल हो गया, तो cos फाई बराबर क्या हो गया R बाई जेड। और ये फॉर्मूला ना जानते हो सब के लिए लगेगा, चाहे वो कौन सा रेसिस्टर कैपेसिटी का चाहे वो कैपेसिटर इंडक्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर रेसिस्टर हो, चाहे इंडक्टर रेसिस्टर हो, जेड तो कुछ आएगा ना। तो ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अब जेड की वैल्यू जो है वो रखेंगे, तो कितना हो जाएगा cos फाई बराबर बाबू R बटा जेड का वैल्यू बताओ, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये निकल गया हमारा पावर फैक्टर। ठीक, ये कौन सा सर्किट के बारे में हो गया, RL सर्किट ना, रेसिस्टर इंडक्टर सर्किट। क्या मुश्किल है चीजें, आपको बस छोटा सा चीज पता होना चाहिए, आप सब क्या कर सकते हो, बढ़िया से लिख सकते हो। पर फिर भी हम बोलेंगे कि 2-3 चीजें हैं, हम सिंपल याद कर लो, या फिर आप जो हम क्वेश्चंस दिए हैं ऑब्जेक्टिव का उससे सेट लगा लो, आपके बोर्ड की तैयारी क्या है, ऐसे ही हो गया। कैपेसिटर इंडक्टर सर्किट, कैपेसिटर इंडक्टर सर्किट, इसकी बात कर देंगे। तो हम एक ऐसा सर्किट बनाने वाले हैं जिसमें एक कैपेसिटर लगा होगा और एक इंडक्टर लगा होगा और एसी सोर्स होगा। ठीक, यहां पर का जो वोल्टेज होगा छोटू, वो कौन सा वोल्टेज कहलाएगा जल्दी बता दो, कैपेसिटी वोल्टेज, और ये हो गया इंडक्टर का वोल्टेज ना बाबू। तो अगर हम इसका फेजर बनाए तो हम लोग जानते हैं, ये देखो वोल्टेज क्या होगा, इसमें इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा और इसमें वोल्टेज लेग करेगा। ठीक, तो अगर ये है करंट, तो हम लोग जानते हैं जो VC होगा नीचे होगा और VL जो होगा ऊपर होगा। तो जो नेट आएगा वो किधर आएगा, तो वो डिपेंड करता है ना बाबू। तो हम अभी ऊपर मान लेते हैं कि नेट हमारा ऊपर आया है, ये जो V बराबर हो गया VL माइनस VC, VL माइनस VC, ये क्या निकल गया नेट वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज हमारा कितना आ गया बाबू जल्दी बता दो, VL माइनस VC। तो जो जेड होगा इफेक्टिव रेसिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा XL माइनस XC, XL माइनस XC, कोई दिक्कत। और अगर हम बात करें फेज के बारे में, तो इफेक्टिव फेज कितना हो जाएगा 90 डिग्री, फेज डिफरेंस 90 डिग्री, और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बाबू 0, कोई दिक्कत। अब इसमें एक चीज पूछा जाता है कि बाबू अगर हमें चाहते हैं रेजोनेंस के लिए, किसके लिए, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, इफेक्टिव रेसिस्टेंस 0, यानी कि मैक्सिमम करंट जो फ्लो करेगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए तो फॉर, अच्छा ठीक है, फॉर रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के लिए बात करेगा जो हम लोग कर दो। ठीक, तो देखो ध्यान से, तो
तो हम लोग किसकी बात करेंगे? फॉर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए जेड बराबर क्या होना चाहिए? 0, यानी एक्सएल माइनस एक्ससी बराबर 0। तो एक्सएल बराबर क्या हो गया? एक्सी। एक्सएल मतलब ओमेगा एल बराबर क्या बाबू, जल्दी बताओ? 1/ओमेगा सी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग इसमें अगर कुछ कर सकते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 1/LC हो जाएगा। ठीक, ओमेगा मतलब 2πf। कौन कौन जानता है इस बात को? ओमेगा मतलब 2πf। तो 2πf बराबर कितना बाबू? 1/LC। ठीक, का स्क्वायर है ना ये, कोई दिक्कत? तो अगर हम 2πf लिखें तो ये हो जाएगा 1/√LC। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2π इंटू √LC। ये क्या हो गया बाबू, जल्दी बताओ? रेजोनेंस का कंडीशन क्या हो गया? रेजोनेंस का। इसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको हम लोग रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और आप अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होगे तो ये देख रहे होगे कि एसी का एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ना? कोई दिक्कत? चलिए, तो हम इस सर्किट के बारे में भी क्या कर लिए, देख लिए। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं, जब तीनों को मिला देते हैं और हमारा क्या बनेगा बाबू, जल्दी बताओ? LCR सर्किट। तो क्या करने वाले बाबू? थर्ड LCR सर्किट। कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टर, LCR सर्किट। और बाबू LCR सर्किट दो तरह से हो सकता है, सीरीज में और पैरेलल में। पर हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? सीरीज की बात करने वाले हैं। बिहार बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट पैरेलल सर्किट नहीं है, तो हम लोग उतने की बात करेंगे। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम एक सर्किट बनाएंगे जिसमें एक रेसिस्टर होगा, एक इंडक्टर हो और साथ में कैपेसिटर हो। साथ में हम जोड़ेंगे एक एसी सोर्स जिसमें करंट हम ले लेते हैं I0 साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा कौन सा वोल्टेज बाबू? रेसिस्टेंस का वोल्टेज। ये हो जाएगा इंडक्टर का वोल्टेज और ये हो जाएगा कैपेसिटर का वोल्टेज। कोई दिक्कत? तो चलो शुरुआत करते चले, लिखते चले। तो बाबू जो अगर बनाएंगे तो ये वाला तो सेम फेज में होगा, इंडक्टर वाला वोल्टेज लीड करेगा, कैपेसिटर वाला वोल्टेज लीड करेगा। ठीक, ध्यान रखेगा ना, इतना तो पता है ना? किसमें? इंडक्टर में वोल्टेज, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, अभी पढ़ा है ना? इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। ठीक, चलो ध्यान दो इधर। तो अरे कभी कभी होता है कंफ्यूजन। आइए, तो ये हो गया हमारा करंट। अब बाबू रेसिस्टेंस का वोल्टेज तो इधर ही होगा, भी यार ने बाबू, VC नीचे होगा और VL ऊपर होगा। ठीक, अब देखो एक काम करेंगे, हम VC को क्या है बाबू, नेट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा VL माइनस VC। तो नेट वोल्टेज जो निकलेगा, नेट वोल्टेज हमारा किधर निकलेगा? इधर ना बाबू। और ये हमारा क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस। तो जब हम नेट वोल्टेज लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? तो √अंडर VR का स्क्वायर और प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बाबू। तो अगर हम V को लिखें तो ये तुम्हारा हो जाएगा I इंटू R का स्क्वायर और प्लस I इंटू XL माइनस I इंटू XC का स्क्वायर। I तो कॉमन ले सकते हैं ना, बाहर आ जाएगा तो रहने देते हैं। ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक, तो I को इधर ले लाए तो V बटा I बराबर √अंडर क्या बाबू? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो गया बाबू, जल्दी बताओ? इफेक्टिव रेसिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू, जल्दी बताओ? एम्पीडेंस, है ना? ठीक, यानी जेड। तो जेड बराबर हमारे पास कितना हो गया? √अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओहो, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जिसे हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं जेड बराबर R स्क्वायर और प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। जिस फॉर्म में भी दिया रहे काम हमारा हो जाएगा, है ना? ठीक, अब अगला चीज है जो हमको निकालना है, क्या बाबू जल्दी बताओ? फाई। तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ बाबू? ठीक, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हो गया ओमेगा L माइनस ओमेगा C और बेस क्या हो गया? सॉरी, VL माइनस VC और ये हो गया VR। ठीक, तो tan फाई, तो ये हो जाएगा XL माइनस XC और बटा R, I कॉमन होकर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan फाई बराबर ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C बाई R। तो अलग अलग है,
तो आप इसको क्या करोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे रहेगा उस फॉर्म में कर लेंगे। अगर इनवर्स के फॉर्म में रहेगा तो क्या दिक्कत है, फाइव है तो tan इनवर्स उधर चला जाएगा, ठीक। तो एक ही चीज है। अगर हमको फेज डिफरेंस तो निकल गया, अगर हमको पावर फैक्टर पूछता कि इसमें कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे छोटू, जल्दी बताओ। क्या, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हो गया VR और हाइपोटेनस हो गया कितना, V, नेट V ना। तो हम cos फाइव बराबर क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ तो बाबू। VR मतलब R लिख देंगे, खाली I काट देते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा बाबू, Z, जो कि सब में होता है। Z की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो cos फाइव बराबर कितना हो गया, R बटा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये क्या निकल गया बाबू, पावर फैक्टर, ठीक। तो बात ये है ना कि हम लोग देखें कि अगर सिर्फ एल का कैपेसिटर और इंडक्टर सर्किट रहता है तो पावर फैक्टर क्या होता है बाबू, 0। पढ़े हो कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले, ठीक। लेकिन कोई ऐसा सर्किट हो सकता है जिसमें रेसिस्टेंस 0 हो, यानी प्योर CL सर्किट पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना। तो जब भी होगा तो कौन सा सर्किट होगा, LCR सर्किट ही होगा, यानी R तो उसका रहेगा ही, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। पर अगर R इतना कम हो जाता, इतना कम हो जाता कि हम उसको 0 मान लेते, तब बाबू पावर फैक्टर क्या हो जाता, 0। और पावर फैक्टर 0 हो जाता तो हम लोग जानते हैं कि वो पावर कंज्यूम नहीं करता, यानी वोल्टेज और करंट को ट्रांसफर तो करता पर उसमें पावर का लॉस नहीं होता। और पावर का लॉस नहीं होता तो वो कितना अच्छा डिवाइस होता। उसी को हम लोग बोलते हैं चौक क्वाइल। क्या बोलते हैं, चौक क्वाइल। तो चौक क्वाइल के लिए कंडीशन क्या है कि R तो एकदम क्या रहता है, निग्लिजिबल। R क्या रहता है छोटू, जल्दी बताओ। आपको पता है ना कि हमें इसको क्या करना है, 0 लाना है। तो 0 लाना है तो R क्या होना चाहिए, मिनिमम, और ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम ना बाबू। तो इसीलिए तो R की वैल्यू 0, जबकि ओमेगा L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए।